नमस्कार। न्यूज 18 के इस डिजिटल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं आनंद नरसिम्हन हूं और मेरे साथ हैं न्यूज 18 बिहार के मैनेजिंग एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार बजेश कुमार सिंह। आज हम बात करेंगे एक छोटे से द्वीप की, जो कि केरल से कुछ किलोमीटर, कुछ 100 किलोमीटर दूर वहां अरब सागर में बसा हुआ है। 65,000 से 70,000 की वहां पर आबादी है। 36 छोटे छोटे टापू और द्वीप हैं, जिसका कि एक साथ उनको हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। पर लक्षद्वीप की बात जो है, वो केरल की असेंबली से लेकर होम मिनिस्टर अमित शाह के ऑफिस तक ये बात पहुंच चुकी है। और पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में इस पर बहुत बवाल भी हुआ है कि लक्षद्वीप पर इतना हंगामा क्यों। यही इसी सवाल के अलग अलग पहलू से रूबरू होने की कोशिश करेंगे आज। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो लक्षद्वीप की खासियत क्या है और यहाँ पर अचानक से इतनी खलबली क्यों है? सवाल है। भारत में भी ज्यादातर लोग इस द्वीप समूह के बारे में अनजान ही है। जरूर जनरल नॉलेज की जब किताबें पढ़ते हैं तो उसमें जो एक यूनियन टेरिटरी का जिक्र होता है उसमें एक लक्षद्वीप भी है। ध्यान रखें कि लक्षद्वीप कई सारे जो छोटे छोटे द्वीप हैं उनका समूह है। आपने खुद कहा कि ऐसे 36 द्वीप हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें से जो है सो सिर्फ 10 पर ही आबादी है। बाकी सारे के सारे निर्जन द्वीप हैं जिन पर की कोई आबादी नहीं रहती। बहुत छोटा सा एक तरह से कह सकते हैं पॉपुलेशन है वहां पर। सिर्फ जो है कुल मिला जुलाकर अगर आप देखें तो 70,000 लोग रहते हैं। तो जहां तक सवाल है, जनसंख्या के तौर पर बहुत ही छोटा सा है। और जहां तक यूनियन टेरिटरी की साइज के हिसाब से भी देखें तो भारत की ये सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। जो यहाँ पर विकास की अगर हम बात करें, और या फिर आपने कहा कि फिर हंगामा आखिर क्यों हो रहा है उस द्वीप समूह के बारे में, जिसके बारे में ज्यादातर लोग चर्चा भी नहीं करते। आप ध्यान रखें कि इसके पहले लक्षद्वीप की जब भी बात होती थी तो दो तीन चीजें वहां की मानी जाती थी। एक तो ये कि भाई जो सो पीएम सईद वहां के एमपी रहे बहुत वर्षों तक। मतलब आप ध्यान रखें कि 1967 से लेकर वो 2004 तक लगातार वहां से चुनाव जीतते रहे। और यहाँ तक कि जो यूपीए की सरकार थी तो उसमें वो मिनिस्टर फॉर पावर भी बने थे। दूसरा जो है सो एक फैक्टर जो रहा लक्षद्वीप, आप कह सकते हैं कि तब चर्चा में आया था जब राजीव गांधी देश के पूर्व प्रधानमंत्री अपने पूरे परिवार के साथ वहां छुट्टियां मनाने गए थे। और हालात ये थे उस वक्त लक्षद्वीप में कि वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। और ऐसे में जो है बाकायदा जो भारतीय नेवी है उसके जो शिप है उसमें भरकर वहां पर पीने के पानी से लेकर और तमाम जो पिकनिक के लिए जो जरूरी प्रावधान होते हैं, यहाँ तक कि जो है सो आप कह सकते हैं कि खाने पकाने से लेके पीने तक, ये सब कुछ उसके जरिए गया था। वहां पर नेवी और कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने जो है वो बकायदा उसको सप्लाई किया था। और ये वेल डॉक्यूमेंटेड है। उस समय भी जो सो बड़ी जो है चर्चा हुई थी। यहाँ तक कि आप ध्यान रखें कि जो है बीजेपी जो कि उस समय अपोजिशन में थी उसने काफी तीर छोड़े थे। ये कहा था कि देश में जब इतने बड़े पैमाने पर जो है गरीबी है, लोग जो है सामान्य चीजों के लिए भटक रहे हैं, उस समय देश का प्रधानमंत्री जो है छुट्टी मनाने जाता है और उस पर इतने पैसे खर्च होते हैं। और भारत की सरकार के जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं खासतौर पर डिफेंस को लेकर, इंडियन नेवी के शिप्स को लेकर उनका मिसयूज होता है। तो ये सब चर्चा हुई थी। तो लक्षद्वीप जो है इन सब चीजों की वजह से चर्चा में आया था। दूसरी, अभी मैंने मालदीव का जिक्र जो मैं कर रहा था, मालदीव और लक्षद्वीप बहुत आसपास है। आप ध्यान रखें कि अगर आप हेलीकॉप्टर लेते हैं और आप वहां से लक्षद्वीप से अगर मालदीव जाना चाहें तो आपको सिर्फ 13 से 14 मिनट लगते हैं। बस इतनी ही दूरी है। लेकिन आज आप विकास की बात करें और जिसके साथ जो है राजनीति भी हो रही है, और इसीलिए हमने आज का विषय भी चुना कि वह विकास का एजेंडा है या फिर वोट बैंक की राजनीति है। एक तरफ मालदीव में हमारे अपने देश के सेलिब्रिटी, अपने देश के तमाम महत्वपूर्ण नेता सब के सब जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। इतना खूबसूरत मालदीव है। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जितना खूबसूरत मालदीव नहीं है उससे ज्यादा खूबसूरत लक्षद्वीप। लेकिन लक्षद्वीप शायद ही इस देश का कोई आम टूरिस्ट जाता हो। बहुत जो मेहनत करके कोई अगर चला गया तो चला गया, और वहां पर भी जब वो जाके इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है तो हैरान परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है, कुछ है ही नहीं वहां पर। तो अब जो बात चली कि भाई आखिर इस लक्षद्वीप के लिए क्या किया जाए, तो जाहिर है अब देखें 1947 में देश आजाद हुआ और उसके साथ जो है लक्षद्वीप भी हमारे खाते में आया। लक्षद्वीप जो है पहले लक्षद्वीप के नाम से नहीं जाना जाता था। आप ध्यान रखें कि कई सारे जो है अलग अलग जो द्वीप है वहां का, जैसे कि मिनी क्वाय है, वो भी बड़ा फेमस होता था। बाद में इसको इंटीग्रेट करके एक जो है सिंगल नाम लक्षद्वीप का दिया गया, जिसके अंदर तमाम इन द्वीपों को रखा गया। अब वहां पर पिछड़ापन रहा है, वहां पर गरीबी रही है, वहां पर विकास के काम नहीं हुए हैं, वो टूरिज्म हब के तौर पर डेवलप नहीं हुआ। तो जाहिर है जो मोदी की सरकार है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनका ये था कि भाई हम वहां पर डेवलपमेंट के लिए मेजर इनिशिएटिव लेंगे और उसके साथ हम लक्षद्वीप को मालदीव की तरह बनाएंगे। और
जाहिर है अगर केंद्र को अपना काम करना है तो एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए करता है केंद्र शासित जो प्रदेश है, उसके मामले में यही जो है व्यवस्था है। तो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जो कि गुजरात के पहले गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, वो अभी एडमिनिस्ट्रेटर है, उनके पास दादरा नगर हवेली और यहाँ तक कि दमन दीव का भी प्रभार है एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो उन्होंने जो कुछ योजनाएं शुरू की उसी को लेकर ये सारी की सारी सियासत शुरू हुई है केरल में। आप ध्यान रखिए कि अभी विधानसभा के चुनाव भी थे, लेफ्ट और कांग्रेस बिल्कुल आमने सामने थी, लेकिन जो है सो लक्षद्वीप के मुद्दे पर दोनों साथ आके और रिजोल्यूशन पास कर रही हैं। एनसीपी का एमपी है जो है सो लक्षद्वीप में, वह जो है सो गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ गुहार लगा रहा है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर को रिकॉल करिए। तो आप ध्यान रखिए कि इसी से ये जो सारी की सारी बात आ रही है कि आखिर यह जो है अगर डेवलपमेंट अगर एजेंडा है अगर केंद्र का, तो फिर जो है सो उस पर राजनीति क्यों हो रही है, और यही प्रश्न सबको परेशान भी कर रहा है। जी, एक सेकंड के लिए मेरा आपसे लिंक टूट गया था, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ प्रफुल्ल खोड़ा पटेल की खासियत क्या है? और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल दिसंबर 2020 से आए हैं और उन्होंने कुछ ड्राफ्ट रेगुलेशंस, कुछ परिवर्तन किए हैं। अब जिसके खिलाफ ये पूरा बवाल खड़ा हुआ है, इसको एक एजेंडा बताकर चलाया जा रहा है। पर क्या ये एक एजेंडा है? क्योंकि आपकी उनसे बात भी हुई है, तो उनका एजेंडा विकास है या किसी के वोट बैंक को तोड़ने का प्रयास है या किसी की आस्था पर प्रहार की कोशिश है? क्योंकि इसको अलग-अलग तरीके से इसको जोड़कर दिखाया जा रहा है और अलग-अलग नैरेटिव इसके बनाए जा रहे हैं। देखिए, जो मेरी प्रफुल्ल पटेल से बात हुई, चूँकि मैं जो है सो पहले से जानता भी हूँ, जब वो गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे, उस समय काफ़ी उनसे इंटरेक्शन भी हुआ करता था और ऑब्वियसली उनके पास 2016 में जो है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने उनको दमन-दीव का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, फिर उसके बाद से उनके पास दादरा नगर हवेली का चार्ज आया एज़ एडमिनिस्ट्रेटर और उसके बाद से लक्षद्वीप का उनके पास चार्ज आया। तो 3-3 एक तरह से कह सकते हैं जो यूनियन टेरिटरी है, फिलहाल प्रफुल्ल पटेल के पास है और गुजरात में काफ़ी सफल कामकाज रहा उनका गृह राज्य मंत्री के तौर पर। तो वहां पर लक्षद्वीप के लिए जब पिछले साल दिसंबर में उनको प्रभार मिला और उसके बाद से उन्होंने काम करना शुरू किया, तो सबसे पहली जो चीज देखी कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत नगण्य है। आनंद जी, सच्चाई यह है कि लक्षद्वीप में आज भी बिजली जो है वह डीजल के जनरेटर से जनरेट की जाती है और 36 रुपए एक यूनिट का खर्च आता है और वो सब्सिडाइज करके आप 2 रुपये में वहां पर लोगों को देते हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की यह हालत है कि जो सो बुनियादी जो है स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है, जो अस्पताल पुराने हैं भी बिल्कुल जर्जर कंडीशन में है। तीसरा आप देख लीजिए, उसको जोड़ने का जो है मेनलैंड इंडिया जो हम कहते हैं, उसे जोड़ने का लिए एकमात्र जो एयरपोर्ट है वो अगाती में है। उस एयरपोर्ट में जो रनवे की साइज है वह जो सो काफी छोटी है, उसकी लेंथ काफी कम है, कोई भी बड़ा हवाई जहाज वहां नहीं जा सकता। जाहिर है अगर आप टूरिज्म को प्रमोट करना चाहें तो आप कर नहीं सकते। दूसरा सवाल है लक्षद्वीप की अर्थव्यवस्था की बात है। 1200 करोड़ रुपए का बजट है, ज्यादातर बजट जो है खर्च हो जाता है वहां पर जो तमाम सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो परमानेंट हैं, कंट्रैक्चुअल हैं या फिर जो है सो अस्थायी हैं, उन सबकी सैलरी और बिजली जो है सो सब्सिडाइज ढंग से प्रोवाइड कराने में 1200 करोड़ रुपए का जो बजट है मोटे तौर पर इसी में खर्च हो जाता है। अब उसके आगे देखिए, वहां पर जो है जो म्युनिसिपल बॉडी जो पंचायत है, आप ध्यान रखिए कि वहां पर पंचायत का सिस्टम है। पंचायत के पास ये हेल्थ से लेके एजुकेशन तक ये तमाम जो सो प्रभार उनके पास थे। एजुकेशन के मामले में हालत ये है कि एक ढंग का पॉलिटेक्निक तक वहां पर नहीं है। अब चूंकि वहां पर जो सो ज्यादातर जो आबादी है उसका जीवन यापन जो है या तो जो सो मछली पकड़ने से चलता है, टूना मछली आसपास बहुत होती है, लेकिन उस टूना मछली को प्रिजर्व करके अच्छा रेट कमांड करने के लिए वहां बेसिक रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटी नहीं है। आप देखिए कि अभी जो अगर आप लक्षद्वीप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं तो जो उसमें जो सो टेंडर नोटिस जो दी गई है उसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण आपको दिखाई देंगी अब भी। एक तो ये है कि जो वहां पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है तमाम इक्विपमेंट जो चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए टेंडर निकाला गया है। दूसरा जो टेंडर आप देखें तो रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी के लिए है। वहां पर लक्षद्वीप में जो है जो आजीविका के गिने चुने साधन है, एक तो मछली पकड़ना है, रेट अच्छा मिलता नहीं है क्योंकि बेसिक रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटी नहीं है। दूसरा है नारियल जो है वहां पर बड़े पैमाने पर होता है, नारियल के 10 लाख से भी अधिक पेड़ है, लेकिन नारियल को उतारने और साथ में उससे जो है सो उसका मुनाफा लेने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो जाहिर है ये सारे काम जो है प्रफुल्ल पटेल को लगा कि ये सब करने चाहिए, चाहे एजुकेशन के लिए नए पॉलिटेक्निक खोलने हो, हेल्थ के लेवल पर जो है आपको नए नए हॉस्पिटल बनाने हो, या फिर जो है सो आपको जो सो रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए वहां पर टूरिज्म को बढ़ाना हो। अब ध्यान रखिए कि बगल में जो है मालदीव है, मालदीव में भी जो है सो ऑलमोस्ट 7% आबादी जो है मुस्लिम आबादी, इस्लाम के फॉलोअर्स हैं। लक्षद्वीप में भी कमोबेश यही हालात है, 99% जो आबादी है वहां की मुस्लिम आबादी है, इस्लाम के फॉलोअर्स है। आज की तारीख में मालदीव जो है जिसके पास जो है सो कोई इतना बड़ा जो है सो बैकअप नहीं है, भारत जैसे देश का वो हिस्सा नहीं है, एक इंडिपेंडेंट छोटी सी कंट्री है, उसके पास तो बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने को डेवलप करने के लिए, उसकी सामर्थ्य काफी कम है। तब भी मालदीव में पूरी दुनिया के टूरिस्ट जो है उमड़ पड़ते हैं। हमारा लक्षद्वीप
भारत सरकार का इतना जो सो ये अपना वेट हम प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन हम लक्षद्वीप को आज तक प्रमोट नहीं कर पाए। और ये तकलीफ ये है कि एक तरफ मालदीव बगल में हर कोई उछल उछल के जाता है, लक्षद्वीप में कोई जाने को तैयार नहीं होता। तो जाहिर है आप वहां पर टूरिज्म को डेवलप करना चाहेंगे। टूरिज्म को डेवलप करेंगे तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चाहे आप रनवे की साइज आपको बढ़ानी हो या फिर वहां पर होटल, जो आप जानते ही है वाटर विला का कॉन्सेप्ट जो है मालदीव में काफी चलता है, तो लक्षद्वीप में भी आपको करना होगा। जाहिर है जब टूरिस्ट आएंगे तो ऑब्वियसली वो घूमने के लिए आएंगे, तो वहां पर आपको लिकर जो है सो सेलेक्टेड ढंग से उसकी इजाजत देनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि कोई लक्षद्वीप में लोग लिकर नहीं पीते, काफी बड़ा इलीगल ट्रेड है। 40% आबादी लिकर पीती है, चाहे वो केरल के तटीय इलाकों से जो है सो स्मगल होके आता हो, या फिर लोग वहां जाके पीते हो, या फिर देशी शराब वहां पर तैयार होती हो, ये सब चीजें होती हैं। तो फिर सवाल ये है कि उसको रेगुलराइज करने में क्या हर्ज है। अब जो एक बड़ी बात आई कि भाई आपने बीफ बंद कर दिया, एक तो जो है इस्लाम का, बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स ने भी कहा कि बीफ खाना इस्लाम का कोई अनिवार्य हिस्सा नहीं है। आप ध्यान रखिए कि जहां पर इस्लाम इवॉल्व हुआ अरब में, वहां पर तो जो है गायें होती ही नहीं है, वहां तो भेड़ें होती हैं, बकरियां होती हैं। और बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स ने कहा कि बीफ जो है सो इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दूसरा, आप ये देखिए कि वहां मिड डे मील स्कीम में आप बीफ परोसी जाती थी। प्रफुल्ल पटेल ने यह कहा कि भाई जो सो अगर आप हाइजीन और जो है सो अगर आप पौष्टिक तत्वों की ही बात करें, क्यों जो सो मिड डे मील स्कीम तय हुई, इसलिए ताकि जो बच्चे जा रहे हैं उनको बहुत ही पौष्टिक आहार मिले। तो किसी भी तरीके से अगर आप देखें, उन्होंने क्या क्या, उन्होंने कहा कि भाई बीफ बंद करो, आप जो सो अंडे और मछली शुरू करो। कोई भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपको बताएगा कि बीफ की तुलना में जो है मछली जो है दिमाग को बढ़ाने के लिए ज्यादा मुफीद है, और मछली वहीं मिलती भी है, तो फिर हर्ज क्या है। लेकिन जो सो इन्हीं कारणों को लेकर जो है, जो आप हम बात कर रहे हैं वोट बैंक की पॉलिटिक्स, अब वहां केरल में जो है, चूंकि केरल से सबसे सटा हुआ है, वहां से 200 माइल की दूरी पर है, नजदीकी जो सबसे जो बड़ा शहर है वह कोच्चि है। तो केरल की राजनीति में भी जो सो इसमें तूफान आ गया, और लेफ्ट और कांग्रेस दोनों जो है सो मिल गए, लगा कि भाई जो है सो अब नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले लो कि भाई आप तो जो है सो लक्षद्वीप को बर्बाद कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि लक्षद्वीप में आबादी क्या है, न तो ढंग का हॉस्पिटल, न ढंग का जो है सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, न रोजगार के साधन, न टूरिज्म का डेवलपमेंट। 70 साल बीत गए। अब जो है कहा जा रहा है कि नहीं जी, आप जो है सो आप बीफ जो है सो बैन करके आपने कुफ्र कर दिया। आपने जो है भाई वहां पर जो है सो शराब को जो है सो पार्शियली अलाउ करके आपने कुफ्र कर दिया। भाई क्या जो है सो ये आप देखते हैं दुनिया में जो है सो, आप जो है सो चले जाइए, दुबई चले जाइए, मलेशिया चले जाइए, ये हार्डकोर जो है सो इस्लामिक कंट्रीज हैं और उनके शहर हैं। क्या वहां जो है सो लिकर पर कोई बैन है? भाई टूरिज्म है, टूरिज्म का अनिवार्य हिस्सा है। परेशानी क्या है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां 99% आबादी हो, इलीगली तो पी सकती है, अवैध तरीके से पी सकती है, लेकिन ऑफिशियल नहीं पी सकती। जाहिर है कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है जो कि चाहते हैं कि कोई इलीगल ट्रेड चलता रहे, उनकी अपनी दुकान चलती रहे, और इसलिए वो परेशान है, और इसीलिए जो है सो मिलजुल के एक वो वोट बैंक पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो गया है। अब आप देख लीजिए एनसीपी का एमपी है, वो विरोध कर रहा है। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने है, वो जो सो साथ मिलकर जो सो केंद्र का विरोध कर रहे हैं, और फिलहाल ये राजनीति चल रही है। हम्म। अब इन्होंने आकर यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह से भी मीटिंग की है, और उधर से बीजेपी के जो हैं अब्दुल्ला कुट्टी जो वहाँ के लीडर हैं, उन्होंने भी आकर जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी से मुलाकात की है। ऑल पार्टी मीटिंग में ये कहा गया है कि देखिए ये जो ड्राफ्ट रेगुलेशंस हैं, इसको आप ऐसे पारित मत कीजिए। अब गृह मंत्री ने कहा है कि देखिए हम लोकल बॉडी से और पंचायत से कंसल्टेशन के बाद ही जो करना है करेंगे। दूसरी बात, आपका ये सब पीछे पड़ गए हैं कि प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को हटा दिया जाए, वहां से निकाल दिया जाए। तो अब कहीं ना कहीं बात यह आ जाती है कि लक्षद्वीप को चाहिए क्या। अब ये फैसला जो है वहां की 65,000 की आबादी को करना है कि वो 1200 करोड़ के इस छोटे से बजट पे रहेंगे, या फिर अपने आप को एक 12,000 करोड़ का आइलैंड बनाने की उनमें जो क्षमता है उसको वो रियलाइज करेंगे। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अगर डीजल से आप एक छोटे से टापू के अंदर, जहां पर 36 टापू है, आपने कहा 10 टापू, 65,000 लोग डीजल के जनरेटर से बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, और पिछले 70 साल से ये चल रहा है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये जानबूझकर एक एजेंडा, और बहुत वल्नरेबल लोकेशन है लक्षद्वीप का, अगर इस तरह से वो अनमॉनिटर्ड गया और मेन स्ट्रीम से अगर वो जुड़ा ना रहा, तो फिर उसको यूज करना और उसको भारत के खिलाफ यूज करना बहुत आसान हो जाएगा। कौन जानता है कि बाकी के 26 टापुओं पर क्या हो रहा है, किस तरह की एक्टिविटी वहां हो रही है। और कई बात एक एक और विषय उन्होंने लिया है कि जो पोर्ट चेंज हो गया है, केरल के पोर्ट की जगह अब कर्नाटका के पोर्ट पर जाकर वो उतरेगा, उसकी कनेक्टिविटी वहां से जुड़ेगी, उसको लेकर कर भी बवाल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जानबूझकर ये एजेंडा कर रहे हैं, या कुछ तथ्य हैं जिसमें जो कंसर्न्स हैं, जो इनसिक्योरिटी है,
वो जायज है ब्रजेश जी? देखिए, 3 पहलू हैं। एक तो आपने कहा कि भई जो है सो आप अगर केरल के अलावा कर्नाटक से भी अगर जो है सो वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन के लिंक जोड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ में आता कि इसमें क्या बुराई है। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक समय अंडमान निकोबार से सिर्फ जो है सो चेन्नई के लिए फ्लाइट चला करती थी। क्या कलकत्ता के लिए या फिर सीधे दिल्ली के लिए अगर डायरेक्ट फ्लाइट सर्विसेज़ शुरू हो गई, तो उसमें कोई बुराई है क्या? उससे तो बल्कि मेनलैंड के तमाम प्रमुख शहरों से जुड़ने का एक अच्छा साधन है और वो तो मुझे लगता है कि लक्षद्वीप के लोगों के लिए अच्छा है कि उनके पास ऑप्शन है कि सिर्फ और सिर्फ जो है सो केरल पर ही वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। वह जो सो चाहे तो कल की तारीख में सीधे दिल्ली आ जाए। ये हो सकता है ना, लेकिन कब होगा? जबकि उसके लिए जो है आपको वहां पर रनवे ठीक करें, बड़े जहाज जो कि लॉन्ग रेंज हम फ्लाइट कहते हैं, वह जो है वहां पर उतर सकें और फिर सीधे दिल्ली तक पहुंच सकें। तो मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन तो जितना बढ़े उतना बेहतर है। मोबाइल की सर्विसेज और बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर आपको टूरिज्म डेवलप करना है तो भाई आपको अच्छा एयरपोर्ट चाहिए, आपको अच्छी सड़कें चाहिए, आपको जो सो यातायात के अच्छे साधन जिसमें हेलीकॉप्टर से लेकर बोट तक तमाम चाहिए, आपको वाटर विलाज चाहिए, आपको एंटरटेनमेंट के साधन चाहिए, तो तमाम जरूरी चीजें हैं ना। अगर मान लीजिए जो है सो मालदीव की तरह अगर लक्षद्वीप को भी डेवलप होना है तो ये तमाम चीजें करनी पड़ेगी। दूसरी जो बात जिस पर कि बहुत हंगामा मचा हुआ है, वो दो चीजें भी मैं एड्रेस कर दूं। एक तो है कि भाई साहब आपने जो है सो यहाँ पर एक नया कानून जो सो आप बनाने जा रहे हैं और लागू करने जा रहे हैं, वो है गुंडा एक्ट, पॉपुलर ढंग से कहते हैं। बेसिकली अनलॉफुल एक्टिविटीज को रोकने के लिए ये प्रावधान है। अब उसमें जो सो आप एक तरफ कहते हैं कि नहीं भाई लक्षद्वीप में तो क्राइम ही नहीं है, फिर आप करना क्यों चाहते हैं, आप तो लोगों को भयभीत कर रहे हैं। दूसरा है कि भाई पंचायत जो है सो पंचायत के आप अधिकार छीन रहे हैं और पंचायत में आपने जो नया जो है सो इलेक्शन का प्रोसेस लगा दिया, वो बड़ा ही गड़बड़ किया है। अब पहले एक के बाद एक समझ ली। एक तो पहले आपने कहा कि भाई लक्षद्वीप में अपराध नहीं है और इसलिए वहां पर जो है सो किसी भी कड़े कानून की आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है ये भी एक मिथ है। ऐसा नहीं है कि अपराध फ्री है, क्राइम फ्री है टोटली। आप ध्यान रखिए कि अभी हाल ही में मिनिकॉय के पास से कोस्ट गार्ड ने 500 करोड़ रुपए की ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी। वहां पर लक्षद्वीप में इलीगल लिकर का ट्रेड होता है, हर कोई जानता है। वहां पर गांजा हसीस इन सब चीजों का कंजम्पशन है, ये सब कोई जानता है। अब चूंकि मिली भगत है, कई सारे इंटरेस्ट ग्रुप हैं जो कि आपस में ये सारा कारोबार कर रहे हैं, कोई उनको छेड़ता नहीं है, क्योंकि एक तरह से लक्षद्वीप जो है सो मेनलैंड से कटा हुआ है, तो वहां क्या चल रहा है नहीं चल रहा है अगर मॉनिटरिंग कमजोर है तो आपको नहीं पता चल सकता। दूसरा, अपराध हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अपराध नहीं हो। तीसरी सबसे बड़ी बात आपने कहा कि भाई जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं। आप ध्यान रखिए कि जो छोटे छोटे द्वीप समूहों में मान लीजिए जहां पर की कोई पॉपुलेशन नहीं है, वहां पर क्या हो रहा है ये आपको कैसे पता चलेगा। और मान लीजिए अगर आपको स्मगलिंग से डील करना है, कल की तारीख में टेररिज्म से डील करना है, आपको ऑर्गेनाइज क्राइम से डील करना है, तो आपको उसके लिए कानून चाहिए। ये तो हो नहीं सकता कि नहीं साहब जब अपराध बढ़ जाएंगे तब हम कानून बनाएंगे। भाई आपकी तो कोशिश ये होती है ना कि आप प्रिवेंशन के लिए जाते हैं। प्रिवेंशन जो है सो ज्यादा बेहतर उपाय है, न कि तब जबकि अपराध वहां पर फुल प्ले शुरू हो जाए उसके बाद से आप दौड़ते जाएं कि भाई कोई कानून नहीं है, हम किसमें सजा दें। अब सवाल ये कि इस पर तो अविरोध कर नहीं सकते। भाई अगर कानून है, अगर मान लीजिए अपराध नहीं होंगे तो जाहिर है उसके अंदर कोई बुक नहीं होगा, लेकिन अगर उस तरह के अपराध होते हैं तो फिर सजा देने का आपके पास प्रावधान तो होना चाहिए ना, या कम से कम लोगों में एक डर होना चाहिए कि भाई अगर हमें कुछ गलत करेंगे हम पकड़े जाएंगे, हमको कड़ी सजा होगी। तो जाहिर है गुंडा एक्ट का जो विरोध किया जा रहा है वह भी पॉलिटिकल है नेचर में, ऐसा नहीं है कि जो है सो वो तथ्यों के आधार पर। दूसरा, आपने कहा कि भाई पंचायत जो चुनाव है आपने उसके लिए जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है उसके तहत तो भाई आप जो है सो 2 बच्चों से ज्यादा अगर किसी के होंगे तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। लेकिन जो सो उसमें जो ज्यादा बड़ी पीड़ा है वो ये है कि उस ड्राफ्ट जो प्रपोजल्स हैं, नोटिफिकेशन है, उसमें 50% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं पंचायत में। अब मुझे आप ये बताइए कि एक तरफ चाहे लेफ्ट हो या कांग्रेस हो या फिर तमाम पार्टियां हो, मैं बीजेपी की भी बात करता हूं, मैं एनसीपी की भी बात करता हूं, चूंकि वहां का एमपी वहां पर जो है लक्षद्वीप का 2 बार से चुना जा रहा है, 2014 2019 अभी भी एग्जिस्टिंग एमपी। क्या विमेन इंपावरमेंट इनमें से किस पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडे में नहीं है? और अगर पॉलिटिकल एजेंडे में है तो फिर आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या जो है सो नारी सशक्तिकरण नहीं होना चाहिए? लक्षद्वीप में जो है सो क्या नारियों को जो है सो ज्यादा इंपावर नहीं करना चाहिए? क्या कोई इसका विरोध कर सकता है? दूसरा, आपने कहा कि भाई चुनाव आप नहीं लड़ सकते। अरे भाई, जब ये कानून लागू होंगे उसके बाद अगर आप 2 से 3 बच्चे पैदा करते हैं तो फिर आप चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन उसके पहले जो है जिनके 3 नहीं 5 6 बच्चे हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी कानून जो है इस तरीके से रेट्रोस्पेक्टिव तो लागू होने वाला नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसमें कुछ नया नहीं है, देश के तमाम राज्य हैं, यहां तक कि गुजरात भी, जहां पर ऑलरेडी इस तरह के नियम पहले से हैं, तो फिर आप उसका विरोध किस आधार पर कर रहे हैं? तो आप एक तरफ देख लीजिए बीफ को लेकर जो सो खोखला विरोध, पंचायत कानूनों को लेकर, चुनाव को लेकर वो खोखला विरोध, आपको जो है सो गुंडा एक्ट को लेकर खोखला विरोध। कोशिश ये है कि भाई जो है सो लक्षद्वीप ज्यों का त्यों पिछड़ा बना रहे। वहां पर जो है सो आप मुझे ये बताइए,
इतने साल में आपने जो है देश के तमाम राज्यों का दौरा किया। गोवा से लेकर आप जो है सो नॉर्थ ईस्ट तक छुट्टी मनाने जाते हैं। आप ध्यान रखिए कि नॉर्थ ईस्ट में पिछले कुछ वर्षों में जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं, तमाम लोग आज नॉर्थ ईस्ट घूमने जा रहे हैं। जिस नॉर्थ ईस्ट में एक समय अरुणाचल वगैरह में तो हम सड़कें ये सोच के नहीं बनाते थे कि चीन आसानी से आ जाएगा हमारे भीतर। क्या लक्षद्वीप में अगर सुविधाएं बेहतर हो तो जो हमारे जो नागरिक जो यहाँ से जो है आप जाते हैं दूसरे द्वीप समूहों की तरफ, चाहे मॉरिशस जाते हैं या फिर जो सो मालदीव जाते हैं बगल के, क्या वो लक्षद्वीप जाना उन्हें पसंद नहीं आएगा? अपनी भूमि है, अपना जी देश का हिस्सा है, लेकिन चूंकि आपने उस तरह की परिस्थिति बनाई ही नहीं। 70 साल हो गए, किसी को तो सोचना चाहिए कि अगर आप इतने ही कंसर्न्ड है, बगल में केरल है, केरल ने डेवलपमेंट हासिल किया है, हेल्थ के मामले में है, तमाम पैरामीटर्स हैं, क्यों नहीं लक्षद्वीप में हो पाया? और लक्षद्वीप में तो आप ध्यान रखिए कि जो है आजादी के बाद से वहां बीजेपी तो खैर कभी वहां शासन में रही ही नहीं है। वहां की जो पॉपुलेशन प्रोफाइल है और वहां की जो पॉलिटिक्स है, हमेशा से लेफ्ट और कांग्रेस टाइप ही वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज जो है सो एग्जिस्टेंस में रही है। पीएम सईद का मैंने बताया ही, कई दशक तक आप सोचिए, 5 दशक तक ऑलमोस्ट उन्होंने जो है प्रतिनिधित्व किया जो है सो लक्षद्वीप का, कांग्रेस के एमपी थे। क्यों जो है सो लक्षद्वीप जो है सो मालदीव नहीं बन पाया? इस सवाल का कोई जवाब देगा क्या? क्यों जब देश के प्रधानमंत्री को वहां छुट्टी मनाने के लिए जाना पड़ता है तो इंडियन नेवी के शिप्स में सारा कुछ लाद के लेके जाना पड़ता है? कोई सवाल का जवाब देगा या नहीं? जाहिर है जो विरोध कर रहे हैं वह जो है सो इन प्रश्नों का भी तो जवाब दें कि आखिर लक्षद्वीप क्यों नहीं मालदीव बन पाया? बिल्कुल। आप सही बात कह रहे हैं। अब मैं कुछ आर्टिकल्स भी देख रहा था, खंगाल रहा था, जहां ये कहा जा रहा है कि ज्यादातर वहां के जो क्राइम्स हैं वो रिपोर्ट ही नहीं होते। और जो 3 लॉज जिसकी ड्राफ्ट लॉज की बात कर रहे हैं, एक है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन, पासा, यानी जिसको क्या आपने अ, आपने जिस कुछ पासा ना का कुछ तो जिक्र किया तथ्य हो उसी को सकते हैं, पॉपुलर कुछ ना ढंग से कुछ जो है सो रियलिटी हो गुंडा सकती एक्ट है, कहते हैं क्योंकि ये जो भी जो है कहा सो जा रहा है कि देखिए देखिए एक पुलिस स्टेशन है, तो जहां तक ज्यादातर वहां पर अनरिपोर्टेड जाते हैं। दूसरी बात जो आपने कहा कि ये इंटरनेशनल ड्रग रूट का अगर ये हिस्सा है, तो फिर हमें तो बहुत सीरियसली इसको देखना पड़ेगा। अगर कोस्ट गार्ड यहाँ पर इतनी बड़ी खेप ड्रग्स की पकड़ रहा है, और अगर इस रूट को और इसके टापुओं को अवैध कार्यों के लिए यूज किया जा रहा है, तो जरूरत है कि इस पर यहाँ पर पुलिसिंग हो और यहाँ पर कड़े कानून और ज्यादा हो। तमिलनाडु और केरल के एडमिनिस्ट्रेशन मिला जुलाकर फिर इसको इसको क्यों मैनेज करते हैं, ये समझ में नहीं आता। और अगर आपके पास 36 टापू हैं, इसको और उसके कई इकोलॉजिकल रीजन भी बताए जाते हैं, कहते हैं कि वहां पर कोरल रीफ्स है जिसको कि डैमेज किया जा सकता है अगर इकोलॉजिकल टूरिज्म अगर आपने ध्यान ध्यान से नहीं किया। लेकिन अगर कराबी में ये हो सकता है, अगर मालदीव्स में ये हो सकता है, तो फिर लक्षद्वीप में क्यों नहीं? कहीं ना कहीं ये सारे रीजंस है। अब देखिए चाइल्ड अब्यूज के बहुत सारे केसेस हैं। 2018 के एक आर्टिकल में आपको उसको मैं अभी देख रहा था, और उसमें भी यही कहा जा रहा है कि बहुत सारे क्राइम्स हैं जिसको कि रिपोर्ट ही नहीं किया जाता, क्योंकि आपको बहुत दूर जाना पड़ता है, कावारत्ती तक जाना पड़ता है इसको रिपोर्ट करने के लिए। तो जिसकी वजह से वहीं पे मामले को रफा दफा कर दिया जाता है, सुलझा लिया जाता है। प्रोटेक्शन नहीं है। वुमेन्स राइट्स आपने बात की, उसके 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 भी कोई रूल्स नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ये ऐसा ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर इसको आइसोलेट तो कर दिया, और फिर आइसोलेट कर कर वहां पर कुछ लोगों का एजेंडा, एक कारोबार चल रहा है। अब अगर ये लक्षद्वीप जो है भारत के तट से 200 किलोमीटर दूर एक अनचेक्ड अनचार्टर्ड टेरिटरी हो गया, जिसकी की कोई पुलिसिंग नहीं है, और जिसके जहां से कुछ भी कोई भी आ जा सकता है, ये बहुत डेंजरस हो जाता है। खासकर टेररिज्म को लेकर, नार्को टेरर को लेकर, ड्रग रूट्स को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और वहां के लोकल पॉपुलेशन को अगर किसी तरह से फंडामेंटलाइज किया जा रहा है, किसी तरह से अगर उनको उस एरिया को एक अलग एजेंडा के लिए यूज किया जा रहा है, तो इस पर तो हम सबको ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि अगर अंडमान निकोबार उस तरफ हमारे लिए सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह लक्षद्वीप भी हमारे लिए यहाँ पर इस तरफ स्ट्रेटेजिकली और सोशली इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पर, क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि जो है सो लक्षद्वीप जो है उसकी बड़ी स्ट्रेटेजिक वैल्यू है हिंद महासागर के अंदर। आप ध्यान रखें कि जो है जिस तरीके से जो है सो पहले से तनाव रहा है, बे ऑफ बंगाल में रहा है। आप ध्यान रखिए कि चीन जिस तरीके से सर उठा रहे हैं, और आप बगल में ध्यान रखिए कि मालदीव में जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, मालदीव में जिस तरीके से एक के बाद एक जो आपने देखा कई बार वहां पर तख्ता पलट हुआ, वहां पर किस तरीके से हम्म। फंडामेंटलिज्म जो है वो बढ़ रहा है। वहां पर जो है सो एक खास किस्म की विचारधारा पनप रही है, चीन का उसमें बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। ऐसे में जो है सो लक्षद्वीप को आप जो है सो इस तरीके से जो है सो बैकवर्ड नहीं छोड़ सकते।
आपको जो है लक्षद्वीप में न सिर्फ जो है सो आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, बल्कि जो है सो सामरिक तौर पर भी वहां पर आपको काफी महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। क्योंकि आप ध्यान रखिए कि जो सो कोई एक द्वीप नहीं है जो कि लक्षद्वीप है। 36 द्वीपों का समूह है और 10 के अलावा बाकी पर कहीं कोई आबादी नहीं है। तो वहां पर क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, वहां पर कोई आके घुसपैठ तो नहीं कर रहा, वहां से कुछ ये तो नहीं हो रहा है। इन तमाम चीजों का ध्यान रखने के लिए आपने कहा कि भाई कवरत्ती में पुलिस स्टेशन है। अब सवाल ये है कि वहां पर तो जो है सो लक्षद्वीप में, पूरे लक्षद्वीप में सिर्फ जो है सो हवाई जहाज से अगर आप जाते हैं तो फिर आप अगाती में उतरते हैं। अगाती से जो कैपिटल टाउन है कवरत्ती, वहां के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है सो हेलीकॉप्टर की सर्विस है, या फिर आप जो है सो बोट वोट जो है वो पुराने ढंग के आप उनको इस्तेमाल कर लें। तो इससे तो बात नहीं बनेगी ना। आपको जो है सो हर किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। आपने कहा कि कई तरह की जो घटनाएं होती हैं, क्राइम्स होते हैं, वो रिपोर्ट ही नहीं होती, क्योंकि एक द्वीप से दूसरा द्वीप इतना दूर है और वहां पर जो सो साधन इतने कम है कि वह जो है वो कौन उसकी जहमत उठाए। तो ऐसे में घटनाएं काफी बड़े पैमाने पर अनरिपोर्टेड रहती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कहें कि भाई क्राइम ही नहीं होता। कोई ऐसा तो है नहीं कि देखिए दुनिया का कोई भी हिस्सा जहां पर भी आदमी रहेगा वहां पर जो है सो कुछ अच्छे लोग होंगे, कुछ बुरे लोग होंगे, अपराध तो होंगे। तो ये कहना कि नहीं भाई वो लक्षद्वीप है इसलिए जो है सो वो क्राइम फ्री है, इस तरह का कहीं कुछ होता नहीं है। आप ध्यान रखिए कि क्राइम फ्री होना वह एक जो महज मानदंड रह गया है, जो कि हम यूटोपियन कॉन्सेप्ट है, जो हम कहते थे कि भाई कभी इस गांव में ताले नहीं लगते थे, लेकिन उन तमाम गांवों में ताले लगने शुरू हो गए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भाई जो सो प्रिवेंशन, तो वो आपको हमेशा उसकी तैयारी करके चलनी पड़ेगी। आप एक तरफ जो है सो बुरी कोई चीज ना हो उसके लिए प्रिवेंट करेंगे, और दूसरा अच्छी चीजों की तादाद बढ़ाएंगे। आज आप ध्यान रखिए कि जिस केरल में वहां पर जो सो नारियल की जो खेती है, या नारियल से जो तमाम फायदे जो लिए जाते हैं, चाहे उसका फल हो, चाहे वो इवन वो उसका छिलका हो, कार्डबोर्ड जो है सो काफी बड़े पैमाने पर काम करता है। उस केरल के साथ टाई अप किया है जो सो लक्षद्वीप के प्रशासन ने कि भाई लक्षद्वीप में जो 10 लाख पेड़ है, सच्चाई ये थी कि ज्यादातर पेड़ों से फल तक नहीं उतारे जा पाते थे, क्योंकि वहां पर उसकी तकनीक नहीं है। लोग जो है सो उस तरीके से उसके लिए ट्रेंड नहीं है। पेड़ों पर पड़े पड़े जो सो नारियल के जो फल हैं उसमें जो सो चूहे घुस जाते थे। आप कल्पना करिए क्या हालात। मछली की बात मैंने बता दी, टूना का जो है बहुत बढ़िया डिमांड है जापान में, काफी महंगे दर पर वहां बिकती है। श्रीलंका हमारे बगल में, वो खूब फायदा उठाता है, बिकॉज जो है टूना वहां भी मिलती है, हमारे यहाँ भी मिलती है। लक्षद्वीप में अच्छा भाव नहीं मिलता, क्योंकि हम बेसिक ढंग से उसको न तो रेफ्रिजरेट करके रख सकते हैं और न ही जो उसका ढंग से हमारे पास कोई मार्केटिंग का एफर्ट। तो जाहिर है आपको ये सब कदम उठाने पड़ेंगे। और दूसरा ये ध्यान रखिए कि वहां पर लक्षद्वीप में जो ये सारे जो नई योजनाएं हैं उसको लागू करने के लिए कोई गुजरात से या उत्तर प्रदेश से कोई जो है जाके नहीं लागू करने वाला, वो वहां के अधिकारी करने वाले हैं, वहां के लोग करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए, अगर वहां 99% आबादी है, तो उस 99% मुस्लिम आबादी के बीच जो एकमात्र एक ही जिला है, वहां लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी भी है, एक जिला भी है, और साथ में जो एक ही पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी भी है। ऐसा नहीं है कि वहां पर जो 2 4 10 जो है कोई पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है, 2 4 10 जिले हैं, एक ही जिला है। वहां का जो जिला अधिकारी है वो भी जो है उसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है जिस कम्युनिटी के लोगों की वहां आबादी है। मुस्लिम डीएम है वहां पर। और ये सब जो सारी की सारी जो विकास की योजनाएं जो बनी है, जो कि मोदी सरकार ने बनाई है, और जिसको लागू करने का काम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कर रहे हैं, जिन्होंने की उनका अपना पुराना अनुभव है, चाहे उन्होंने दमन दीव में किया या दादरा नगर हवेली में किया, या खुद गुजरात से आते हैं तो गुजरात में बहुत सारी चीजें वो देखते हैं कि भाई मछुआरे किस तरीके से ज्यादा मुनाफा लेते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई जो है सो उत्तर प्रदेश से जाकर वहां पर तोड़ मरोड़ करने वाला है। वहां की स्थानीय आबादी, जो स्थानीय अधिकारी है। और दूसरा मजे की बात आप देखिए, बहुत हाहाकार मचा हुआ है कि भाई आपने कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स को आप जो है धीरे धीरे हटा रहे हैं, सरकार जो है सो सरकार की सेवा में जो लगे हुए थे। आप कल्पना करिए 1200 करोड़ का बजट, वहां पर जो गवर्नेंस की साइज है, एक तरफ हम कहते हैं कि भाई मिनिमम गवर्नेंस होना चाहिए, वहां पर जो तादाद है आप देखिए सरकारी कर्मचारियों की, आप ध्यान रखिए कि 70,000 की आबादी के बीच करीब 11,000 के आसपास जो सो कॉन्ट्रैक्चुअल जो सो लेबर्स है, या फिर फुल फ्लेज्ड है, या मतलब सरकार पर इतने लोग डिपेंडेंट है। जो पूरा जो सो करीब 13% की आबादी है पूरे देश में। ऑन एन एवरेज किसी भी राज्य में चले जाइए, जो सरकारी कर्मचारियों का अनुपात है जनसंख्या के मुकाबले, वह 1.2 से लेकर 1.5 के बीच। आप जो सो लक्षद्वीप में देख लीजिए। तो वहां पर जो सो इस तरीके से जो है सो एक सिस्टम, चूंकि आप रोजगार दे नहीं सकते तो सरकारी खैरात बांटते रहो कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर, परमानेंट जॉब के नाम पर। तो जाहिर है ये सब चीजें भी तो सस्टेनेबल नहीं है ना। कितने समय तक, जब तक आदमी जो है खुद अर्न नहीं करेगा, और खुद अर्न करने में दिक्कत ये है कि वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है,
उसके लिए जो है सो जाहिर है वहां पर नई प्रोजेक्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको नई चीजें करनी पड़ेंगी, चाहे रनवे की साइज बढ़ानी हो, चाहे जो है सो आपको वाटर विला क्रिएट करने हो। अगर ये सब चीजें हो और फिर कहे कि नहीं भाई आप लक्षद्वीप की संस्कृति बदल रहे, अरे वो कौन सी संस्कृति है भाई? क्या लक्षद्वीप का आदमी जो है वह जो है सो टीवी के प्रोग्राम्स नहीं देखता? क्या लक्षद्वीप का आदमी जो है सो वह जिन्स नहीं बनता? क्या लक्षद्वीप का आदमी जो है सो वो जो है सो केरल के कोच्चि में आकर जो है सो बाजारों की चकाचौंध नहीं देखता? और उसी के बगल में जो सो मालदीव है, वहां पर हर चीज है। लक्षद्वीप को आप क्यों भाई जो है सो उनको जो है सो विकास के से जो है सो दूर रखना चाहते हैं? इस लॉजिक का कोई कारण अगर समझ में आता हो तो फिर तो बात की जाए। अन्यथा जो है सो आप कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति है और खेली जा रही है और वोट बैंक की राजनीति है, क्योंकि वहां पर जो है सो एक ही कम्युनिटी की 99% आबादी है। उसके कई सारे जो सो पॉलिटिकल पार्टीज ठेकेदार बनते हैं, उनको लगता है कि भाई हमने तो कुछ किया नहीं और ये देखो ये बीजेपी वाले जाके वहां कुछ करने में लगे हैं, तो हो सकता है वहां के लोगों की आंख खुल जाए और वो हमारे खिलाफ हो जाए, तो फिर हम क्या करें? तो जाहिर है वो पीड़ा भी कहीं ना कहीं। अन्यथा आप तो विकास की जो दौड़ है उसमें आप होड़ लगाते ना कि भाई चलिए हमने ये किया था, आप देखिए उसके आगे आप क्या करते हैं। भैया कुछ किया ही नहीं तो फिर आप हल्ला किस बात का मचा रहे हैं? आप तो जरा सोचिए, जरा सर्च करके देखिए कि दिल्ली से अगाती की कोई फ्लाइट जाती है क्या, और जाती है तो महीने में कितनी बार जाती है, हफ्ते में कितनी बार जाती है? आपको आज की तारीख में जब उड़ान के तहत या फिर जो सिविल एविएशन में जो क्रांति हुई पड़ी है, क्यों लक्षद्वीप इसका फायदा नहीं ले पाया? कितनी सारी जो सर्विसेज है वहां शिपिंग रिलेटेड या जो कोई मॉडर्न क्राफ्ट, जो क्या फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है क्या? सोचना पड़ेगा ना कि अगर जो सो मालदीव जो है बगल का इस तरीके से जो कनेक्टेड है, इस तरीके से वहां पर टूरिज्म डेवलप है और फॉरेक्स जो वहां की कमाई का सब, वहां पूरी अर्थव्यवस्था जो है फॉरेन एक्सचेंज पर टिकी हुई है, विदेशी मुद्रा पर टिकी हुई है, तो फिर हमारे पास इतने द्वीप हैं लक्षद्वीप के नाम पर, हम फिर उनका हमने क्यों नहीं यूटिलाइजेशन किया टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए? कोई जवाब है? कोई हो तो बताए। देखिए, मैं बताऊं, कुछ साल पहले की बात है कि मैं ट्रैवल करना चाहता था। तो मैंने ट्रैवल एजेंट से पूछा कि भाई मुझे लक्षद्वीप जाना है। तो ट्रैवल एजेंट ने कहा, देखिए सर, लक्षद्वीप जाने से अच्छा है कि आप मालदीव चले जाइए या श्रीलंका चले जाइए, मॉरिशस चले जाइए, वो मैं आपका 3 दिन में करा दूंगा। लेकिन लक्षद्वीप में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आपको 3 जगह से 2 स्टेट से परमिशन लेने की जरूरत है। एक जगह आपको फिर हेलीकॉप्टर सर्विस की जरूरत है, फिर आपको इसकी जरूरत है, और जितना आपको खर्चा लगेगा उसमें आप 4 दिन जो है आप मालदीव में गुजार के आ सकते हैं। और फिर मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरे ही देश के एक अंग पर जाकर, मुझे जाकर देखने के लिए मुझे इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है, जबकि इतना सुंदर है, इतना इतना ब्यूटीफुल है वो। और दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि जिस टापू की आबादी जो है सिर्फ 70,000 की है, जहाँ 700 से 1,000 लोग ज्यादातर अमूमन गवर्नमेंट सर्विस में होने चाहिए, अगर 11,000 लोग गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉन्ट्रैक्ट्स में लगे हैं, तो यानी आप सोच लीजिए कम से कम 44,000 जो लोग हैं, आबादी के 70,000 की आबादी में से 44,000 जो है वो सरकारी खजाने से पल रहे हैं। उनकी आमदनी, उनकी जीविका जो है, क्योंकि आप हाउस होल्ड की बात कीजिए ना, 11,000 लोग, अगर 4 लोग एक हाउस होल्ड में अगर आप पकड़ के भी चलें, तो 44,000 लोग तो वैसे ही हो गए। तो इनकी क्या, इनकी जीविका तो सरकार से चल रही है। और ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वर्क हो रहा है? आप कह रहे हैं एयरपोर्ट नहीं है, आप कह रहे हैं टापू नहीं है, सॉरी पोर्ट्स नहीं है ढंग के, तो क्या किस तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है? और दूसरी तीसरी बात, अगर सिर्फ 10 टापुओं में आबादी है और 26 टापू हमारे पास हैं और खुली हवा है दोनों तरफ, हर तरफ से हवा चलेगी, ऐसा क्यों नहीं है कि विंड मिल्स नहीं लगे हैं? ऐसा क्यों नहीं है कि विंड पावर को हार्नेस करके हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट कर रहे हैं? एक्चुअली लक्षद्वीप तो इतनी ऊर्जा, इतनी बिजली जनरेट कर सकता है कि वो वहां लक्षद्वीप से केरला को और कर्नाटका को सप्लाई भी करे। इतनी बिजली वो वहां जनरेट कर सकता है क्योंकि आपके पास ओपन सी है, इस तरफ आपके पास हिंद महासागर है, इधर अरब सागर है, और आपके पास चारों तरफ से हवाएं चलने वाले का एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा, जहां पर हमेशा आपको सी ब्रीज मिलेगा और विंड मिलेगा। तो आप विंड एनर्जी को आपने आपने वहां टर्बाइंस क्यों नहीं लगाई हैं? आपको तो इन अनइनहैबिटेड टापुओं में तो आप आराम से टर्बाइंस लगा सकते हैं, विंड मिल्स लगा सकते हैं और उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो विकास की जो बात है, इसके बारे में जानबूझकर नहीं सोचा जा रहा है। और ऐसा कौन सा प्रदेश होगा या ऐसे कौन से लोग होंगे, चाहे वो किसी भी समुदाय संप्रदाय के हो, जो कि अपनी जीविका को, अपने जीवन के स्तर को बढ़ाना नहीं चाहते? आज आप अगर 10,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति लाख रुपया, 10 लाख रुपया महीना नहीं कमाना चाहेगा? चाहे उसकी कोई भी आस्था हो, वो तो वो कमाना चाहेंगे। वो तो अपनी जिंदगी और अपने 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 फ्यूचर जनरेशन को और सिक्योर कर कर उनकी जीविका, उनके जीवन को बेटर बनाना चाहेंगे। तो कौन इसको
आपके हिसाब से 70,000 लोग जिस तरह से इसका विरोध कर रहे हैं, या जानबूझ के एक पर्टिकुलर स्लांटेड नैरेटिव फैलाया जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स बन के बैठे हैं, जो यहाँ पर संप्रदाय समुदाय के ठेकेदार बन के बैठे हैं, उनके कुछ निजी कारोबार हैं जिसकी वजह से उनको जो फायदा पहुंच रहा है उनको उनको वहां ठेस होगी कि भाई इनको सरकारी खर्चे पर पलने दीजिए और हम इनसे पैसा कमाते हैं, हम इनसे मुनाफा कमाते हैं, हम खुद बढ़ जाएंगे लेकिन इनको बढ़ने नहीं देंगे। आनंद जी, इस खेल को समझिए। आप ध्यान रखिए कि जो है, अगर मान लीजिए वहां जनरेटर पर जो कि डीजल से चलता है और उसके जरिए जो बिजली अगर जनरेट होती है 36 रुपए के हिसाब से और 2 रुपए पे आप बांटते हैं, तो जाहिर है उसके पीछे भी तो कुछ लोग लगे होंगे। अगर इलीगल लिकर का ट्रेड चल रहा है, अवैध ढंग से शराब अगर वहां पर बहाई जा रही है, बेची जा रही है, तो इसमें भी तो किसी का कुछ फायदा हो रहा होगा ना। या फिर जो मछुआरों को आप महंगे दर पर अगर आप कुछ बर्फ वर्फ की व्यवस्था करवा रहे होंगे किसी तरीके से, तो उसमें भी कुछ कट मिल रहा होगा। दूसरा, जो ये मान लीजिए अगर गांजे की तस्करी अगर चल रही है, ड्रग्स की तस्करी चल रही है, तो इसके पीछे भी तो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे ना। जाहिर है ये सारी चीजें रेगुलराइज होंगी, कानून सख्त होगा, लिकर को भी आप ऑफिशियली अलाउड कर देंगे टूरिज्म पर्पस के लिए, तो जाहिर है बहुत लोगों का जो अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है प्रभावित होगा, और वैसे तत्व जो है ऑब्वियसली जो है इन सब चीजों से नाराज होंगे। तो ये समस्या तो है, वेस्टेड इंटरेस्ट तो है, और तभी जो है सो इस तरीके से हल्ला हंगामा हो रहा है, अन्यथा विकास का विरोध। और आप ध्यान रखिए, मैं बार बार कहता हूं कि लक्षद्वीप से सटा हुआ है मालदीव। मालदीव में भी इस्लाम को फॉलो करने वाली पॉपुलेशन है। लक्षद्वीप में भी मेजोरिटी जो आबादी का है वह भी इस्लाम को फॉलो करता है। मालदीव में टूरिज्म का जो है एक तरह से कह सकते हैं वहां पर वो बहार है, मतलब बहार आई हुई है। वहां पर जो है सो लोग ही वहां के जो सो टूरिज्म पर डिपेंडेंट है अपनी, और कैसा जीवन है आप देखिए, जो चकाचक सारी चीजें हैं वहां पर। तो फिर अगर मालदीव में ये सब कुछ हो सकता है तो लक्षद्वीप में क्यों नहीं? और लक्षद्वीप में तो पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग है, भारत का हिस्सा है, हमारे पास प्रमोट करने के लिए काफी संसाधन है, इक्विपमेंट्स है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास मैन पावर है। तो किसी भी समय मुझे लगता है अगर हम ईमानदार कोशिश करें तो मालदीव की तुलना में तो लक्षद्वीप बहुत तेजी से छलांग मार सकता है, बड़ा टूरिज्म का हब बन सकता है, वहां के लोगों का जनजीवन बेहतर हो सकता है। और मान लीजिए कौन आदमी नहीं चाहेगा कि उसका जनजीवन बेहतर। लेकिन देखिए भारत की राजनीति की एक कड़वी सच्चाई और भी है, बहुत दशक तक आजादी के बाद से लोगों को जानबूझकर गरीब रखा गया। लोगों को जानबूझकर जो है एक तरह से कह सकते हैं कि सब्सिडी पर डिपेंडेंट रखा गया, और उसके पीछे सोच जो है, बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं, पॉलिटिकल पंडित जो ये कहते हैं कि भाई जो वोटर जो है ना, जैसे ही वो गरीबी रेखा से ऊपर निकलकर वो मिडिल क्लास में जाता है, वो तुरंत जो है जिस पार्टी के लिए वोट करता रहा है उसको छोड़ के भाग जाता है। तो यहाँ पर तो गरीब लोगों को बनाए रखने की राजनीति जो है लंबे समय तक चलती रही है, क्योंकि जब तक आदमी जो है गरीब रहेगा, जब तक उसकी आंखें नहीं खुलेंगी, तब तक जो है वो शायद आंख मूंद कर आपकी बात मानता रहे। लेकिन जैसे ही उसने अपने सपने देख लिए, जैसे ही वो विकास की रफ्तार में आगे बढ़ गया, जैसे ही उसे लगा कि भाई इतने समय तक उसको जानबूझ के पिछड़ा रखा गया, गरीब रखा गया, तो फिर वो छटक के भागेगा। और इसलिए जो है कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि नहीं भाई वहां कुछ ज्यादा कुछ होने मत दो, क्योंकि अगर ज्यादा कुछ हो गया तो फिर वो हमारे काबू में नहीं रहेगा, फिर वो भेड़ बकरी की तरह नहीं रहेगा, फिर वो एक जो है होशियार आदमी की तरह सोचेगा, और फिर मेरा वो वोट बैंक नहीं रहेगा, चैलेंज होगा। तो कहीं ना कहीं यह जो परिस्थिति है उसकी वजह से जो है ये सारी की सारी बातें हो रही है। नहीं तो आप फिर तो विकास में तो फिर कंपटीशन की बात करते ना, या फिर ये कहते कि नहीं आपने इतना ही क्यों किया, आप और करिए। आप जो एक एयरपोर्ट का सिर्फ रनवे आप मत बढ़ाइए, बल्कि एक नया एयरपोर्ट भी वहां पर लगाइए, ताकि वहां पर भाई डिमांड तो इस चीज की होनी चाहिए ना, डिमांड इस चीज की। और ये कह रहे भाई आप कड़े कानून क्यों बना रहे हैं? भाई आप मुझे बताइए कि अगर मिड डे मील स्कीम का पर्पस ये हो कि भाई बच्चों को सबसे पौष्टिक जो है भोजन दिया जाए, और दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट, यहां तक इस्लामिक वर्ल्ड से भी ला दीजिए, वो ये कहते कि भाई जो सो बीफ की तुलना में मछली ज्यादा खराब चीज है। पूरी दुनिया जानती है, सारे वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई बच्चों के मानसिक विकास के लिए मछली जो है वो सबसे अच्छी चीज है। कॉड लिवर ऑयल, हर आदमी बात करता है। हम मछली नहीं परोसेंगे जो मछली वहां पर होती है, हम बीफ खिलाएंगे। अरे ये क्या है भैया? यह को जो है सो ये तर्क हो सकता है? और फिर आप कहें कि नहीं जी जो है सो एक समुदाय विशेष की भावनाओं को आप आहत कर रहे हैं। जी नहीं, इसमें इसमें सिंपल सी बात है कि वो बीफ सप्लाई कहां से हो रही है और उस बीफ की सप्लाई का किसके पास है। और सिंपल सी बात है कि हमारे देश के कानून में गौ मांस यानी कि बीफ अलाउड नहीं है, वर्जित है, लेकिन बफ यानी भैंस बफलो का जो मीट है उसको तो अलाउ किया जाता है। तो उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप तो टापू हैं,
टापू में आपके पास मछली पालन और मुर्गी पालन आपके लिए आसान होगा, या फिर गोपालन या भैंस और इनको पालना? तो ये जो बीफ का कॉन्ट्रैक्ट भी किसी के पास होगा ना, ये कहीं से आ रहा होगा ना सप्लाई, जिसकी जिसके 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 बजट पर और जिसके इस पर एजेंडा पर ये आघात होगा। मेरा सीधा कहना है ब्रजेश जी, कोई भी समुदाय हो, आप चाहे किसी भी पंथ के प्रार्थी हो और उसको पालन करते हो, पर आप अपने आर्थिक विकास को तो नकारेंगे नहीं ना। अब मलेशिया से लेकर दुबई तक और दुबई से लेकर किसी भी देश तक अगर आप देखें, चाहे वो किसी भी पंथ को फॉलो करें, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, इस्लाम, मुसलमान हो, इस्लाम हो, कोई भी हो, वो अपने जो सोशल अपलिफ्टमेंट जो है और आर्थिक विकास को क्यों मना करेंगे, क्यों रोकेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि देखिए, आप अपने आप को आप इकोलॉजी का हवाला देकर, आप कोरल रीफ का हवाला देकर वहां पर टूरिज्म कम करना चाहते हैं, लेकिन डीजल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ये कहां का तर्क हुआ भाई? आप ये कह रहे हैं कि हम इसको टूरिस्ट हब नहीं बनाना चाहते क्योंकि कोरल रीफ और उधर का इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा, पर 70,000 लोगों के लिए हर रोज आप डीजल से पावर जनरेट कर रहे हैं, वो इकोलॉजी के लिए ठीक है। आपने विंड एनर्जी की बात क्यों नहीं की? आपने सोलर एनर्जी की बात क्यों नहीं करना चाहते? और सोलर पैनल्स बनाना, सोलर एनर्जी और सोलर प्लांट्स लगाना, उसके मेंटेनेंस करने में भी कहीं ना कहीं आपको रोजगार भी मिलेगा। और अगर मालदीव्स, श्रीलंका, मलेशिया, मॉरिशस जैसे जो आइलैंड नेशंस हैं, वो इको टूरिज्म कर सकते हैं, थाईलैंड में कराबी जैसा है, इको टूरिज्म कर सकता है, इंडोनेशिया कर सकता है, तो भारत क्यों नहीं कर सकता और लक्षद्वीप क्यों नहीं कर सकता? और लक्षद्वीप की 65,000 70,000 की आबादी, अगर हर व्यक्ति महीने का 70,000 रुपए कमाने वाली उसकी उसकी आमदनी इतनी हो गई, तो आप सोचिए कि लक्षद्वीप का खुद का इकोनॉमिक स्टैचर कितना बढ़ जाएगा, और वो खुद एक प्रॉफिट प्रोड्यूसिंग यूनियन टेरिटरी हो जाएगी। ऐसी यूनियन टेरिटरी जो कि ना ही खुद के लिए इतना कमा ले, पर देश के लिए करना शुरू कर दे। अब ये भाव तो किसी संप्रदाय पंथ से नहीं जुड़ा है, ये तो हर व्यक्ति, हर इंसान के लिए तो नॉर्मल है। तो ये ऐसे कौन से राजनीतिज्ञ हैं जो कि इसको नहीं करना चाहते? तो फिर क्या उनका एजेंडा क्या है? अब अगर केरल की असेंबली में ये यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पारित होता है, तो फिर क्या केरल का एजेंडा ऐसा है कि लक्षद्वीप को दबा के रखो? तो क्या ये कहा नहीं जाए कि जो लोग आज रिप्रेजेंटेशन करने की बात कर रहे हैं, वो विकास की बात नहीं कर रहे हैं, अपने वोट बैंक के लिए इस बात को कर रहे हैं, अपने खुद के नफे के लिए पूरे टापू को आप पीछे पिछड़ा बना के रखना चाहते हैं? नहीं नहीं, मजे की बात ये देखिए ना कि आप जो है एक तरफ जो है सो मान लीजिए फॉर एग्जांपल केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, पिछले 7 साल से उनकी सरकार है। एक तरफ आप आरोप लगाते हैं कि भाई जो माइनॉरिटीज को जो है यह जो सो आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, माइनॉरिटीज को दबा कर रखा जाता है, उनके यहाँ डेवलपमेंट उनके पॉकेट्स में नहीं किया जाता है। लक्षद्वीप तो मुझे लगता है इसका आदर्श उदाहरण बन सकता है। अगर लक्षद्वीप में जहां पर 99% आबादी मुस्लिम आबादी है, अगर वहां पर यह सरकार जो है वहां के लोगों का जीवन स्तर बेहतर करने के लिए तमाम अगर उपाय ले रही है, तो फिर मुझे लगता है कि फिर अगर उसका आप विरोध कर रहे हैं, तो फिर तो आप अपने ही आरोप को झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं ना। आप तो बल्कि आपको तो चैलेंज करना चाहिए कि आप बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, उसको लागू करके तो दिखाइए। कितने साल में ये लागू होंगी? मुझे लगता है यह स्वस्थ राजनीति हो सकती है। लेकिन मान लीजिए जब अनाउंसमेंट हो गई, योजनाएं जब धरातल पर लागू करने की तैयारी हो रही है, या कई सारी जो है सो ऑलरेडी वहां पर इंप्लीमेंट हो रही है, इंप्लीमेंट हो गई है, तो फिर आप जो है सो उसकी राह में बाधा बनकर क्यों खड़े हैं? सवाल यह है कि आपके पास मौका था, आपने किया नहीं। पूछ सकता है ना कोई कि चलिए छोड़ दीजिए कि भाई आप 70 तक, 80 तक, 90 तक देश एक अलग ढंग से चलता था। भाई 2004 से लेकर 2014 के बीच 10 साल जहां पर कि खुद उस लक्षद्वीप के अपने एमपी पीएम सईद केंद्र की सरकार में बिजली विभाग के मंत्री थे, पावर मिनिस्टर थे, तब भी जो है लक्षद्वीप में डीजल का जनरेटर क्यों चलता रहा? कोई तो ये प्रश्न पूछे। दूसरा, जब एक तरफ आप देख रहे थे कि बगल में मालदीव जो है टूरिज्म के मैप पर इतनी तेजी से अपने लिए जगह बना रहा है, उसको आप कैसे भूल गए? वो भी तब जबकि आपकी अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री, वो भी जो आप ध्यान रखिए 80 के दशक में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब जो सो लक्षद्वीप वो छुट्टियां मनाने गए थे। एक साल अंडमान निकोबार गए थे, दूसरे साल लक्षद्वीप गए थे। तो आपको खुद अपनी छुट्टियां और मनाने के नेवी लिए की दो जगह नौकाएं बड़ी उनके उपयुक्त लगती उनके है। लिए वहां तैनात थी।
लेकिन आप जो नहीं, और है नेवी की नौकाएं वहां लक्षद्वीप तैनात को थी। आम आदमी के लिए नहीं खोलना चाहते। मजे की बात देखिए, ऐसा नहीं था कि आपके ध्यान में नहीं था, आपको पता था कि भाई टूरिज्म पोटेंशियल बहुत हाई है और इसीलिए देश का प्रधानमंत्री जो है खुद उसका लुत्फ उठाने के लिए गया था, अपने तमाम सगे संबंधियों और यहाँ तक कि अपनी ससुराल के लोगों को लेकर भी। लेकिन जो देश का आम आदमी है, जो टूरिस्ट के तौर पर वहां जाना चाहता है, नहीं नहीं, उसके लिए तो कुछ नहीं करता। अगर नियत होती तो होता ना। 1985 से लेकर हम लोग ये चर्चा 2021 में कर रहे हैं। आप कल्पना करिए हमने कितने साल जो है निकाल दिए। हमने जो 36 साल खोए हैं। आप छोड़ दीजिए 70 के दशक में क्या हुआ। सच्चाई ये है कि जो सो तमाम जो सरकारें रही एक के बाद एक, अगर मोटे तौर पर देखें, लोगों ने उपेक्षित भाव से किया। आप लक्षद्वीप को लेकर आप कनेक्टिविटी, आपकी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर, और आप बातें कर रहे हैं। सियासत से जाहिर है काम नहीं चलेगा, सिर्फ जो है सो वोट बैंक सोचने से काम नहीं चलेगा। लक्षद्वीप में डेवलपमेंट करना होगा। आप डेवलपमेंट का कंपटीशन करिए। मुझे तो लगता है कि लक्षद्वीप का जो एमपी है उसको आवाज बुलंद करनी चाहिए कि भाई 8 नहीं, हमारे लिए 80 योजनाएं करो, चूंकि हम पिछड़े हुए हैं। लेकिन नहीं नहीं, यहां तो कुछ होने ही मत दो। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कौन सी राजनीति। क्योंकि अगर मोदी सोचे तो गलत है, हम नहीं सोचे वो गलत नहीं है। लेकिन अगर मोदी और मोदी मोदी सरकार के अंदर जो उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो इसके बारे में सोचे तो गलत है। लेकिन फैसला लक्षद्वीप की जनता को करना है, लक्षद्वीप के अथॉरिटीज को करना है, उन 11,000 सरकारी कर्मचारियों को करना है कि क्या इसी तरह से वो अपनी जिंदगी बसर करके अपने फ्यूचर जनरेशन को, आने वाली पीढ़ियों को भी यही सिखाना चाहते हैं, या फिर उनके भविष्य को सुधारना चाहते हैं, एक बेहतर भविष्य उनके लिए देना चाहते हैं और इस टापू का नाम दुनिया भर में रोशन करना चाहते हैं कि भारत का एक एक अग्रिम द्वीप है, एक अग्रिम डेस्टिनेशन है जिसकी जिसकी पहचान जो है, भारत की पहचान लक्षद्वीप से हो। ये लक्ष्य कब होगा लोगों के बीच में? क्या इस द्वीप का लक्ष्य ये कभी हो सकता है? क्या इस तरह की सोच हो सकती है? देखते हैं आने वाले दिनों में क्या जीतता है, लोगों की जीविका और लोगों के विकास का एजेंडा, या फिर एक मोटिवेटेड सोची समझी साजिश के तहत एक वोट बैंक का एजेंडा। ब्रजेश जी, आज की इस वार्ता को यहीं विराम देते हैं। निश्चित तौर पर, और फिर कल हम किसी और रोचक टॉपिक के साथ आएंगे जिसमें कि देश के तमाम लोगों का इंटरेस्ट हो। तो तमाम जो दर्शक, जो व्यूअर जुड़े रहे इस खास ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ, उन सबका धन्यवाद, और फिर मिलेंगे कल एक और नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।